नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको NIOS जो छात्र NIOS से अपनी 10वीं की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी SST सब्जेक्ट में, उस SST सब्जेक्ट की जो हमारा लेसन नंबर 16 है, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। उस पार्ट की मैंने दोनों वीडियो अच्छे से समझा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं उसी पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि परीक्षा के माध्यम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मैं आज उन प्रश्नों उत्तर को कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5वें को। लिखा है दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? मतलब कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई भी देश या कोई भी राज्य किसी भी धर्म को मेन प्राथमिकता न दे। जैसे भारत जो है दोस्तों, वो हिंदू राष्ट्र देश कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को दोस्तों सर्व धर्म माना जाना चाहिए। यहाँ पे सभी धर्मों की समान रूप से रेस्पेक्ट हो। तो यहाँ पे क्या कहा दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी धर्म की प्राथमिकता या किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जैसा हमारे यहाँ उत्तर क्या कहता है दोस्तों, भारत विभिन्न धर्मों का देश है। जैसा हम जानते हैं कि भारत जो देश है वो विभिन्न धर्मों से भरा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, है ना, कोई भी हो। साथियों, यहाँ पे भारत क्या है, क्या कह रहा है, विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, मतलब विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी के धर्म समान नहीं है, सारे धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है कि सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि कोई भी, या कह सकते हैं कि कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य का स्पेशल धर्म नहीं होना चाहिए। भाई यूपी जो है हिंदुओं को होना चाहिए, बिहार जो है मुस्लिम का होना चाहिए, पंजाब जो है सिखों का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल राज्य को किसी भी एक धर्म की प्राथमिकता मिले। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। कोई निर्णय धर्म के आधार पर नहीं लिया जाएगा, मतलब कि कोई भी जो निर्णय होगा वो धर्म के आधार पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है साथियों, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धर्म के बीच में राजनीति कभी नहीं आनी चाहिए, न कि राजनीति के बीच में धर्म। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। क्या कहता है हमारा पॉइंट, कहता है धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाएगा, परंतु धार्मिक समुदाय अपने धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार और प्रसार करने के लिए परोपकारी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए सिख संप्रदाय के लोग अपने पास एक निश्चित आकार की कृपण रख सकते हैं। जैसे दोस्तों सिख संप्रदाय के लोग हैं, अपने साथ वो 5 जो उनके धर्म में व्याख्या की गई 5 प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपना छठा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। अधिकार और कर्तव्य संतुलन क्यों आवश्यक है? मतलब अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्यों आवश्यक है? अगर आपको पेपर में संतुलन वर्ड नहीं समझ आता है तो अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर निर्भर है। पर याद रखना, अधिकार जो है जिसको हम न्यायालय में जाकर, कहाँ पर दोस्तों, न्यायालय में जाकर के, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, पर कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों ही अन्योन्य श्रम संबंध है। यदि हमें कर्तव्य का बोध नहीं है, यदि हम कर्तव्य के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या हो सकता है दोस्तों? यस, यह प्रश्न नहीं होगा तो अधिकार को अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और अधिकारों के अभाव में कर्तव्य तानाशाही की ओर ले जा सकता है। अधिकार कर्तव्य परायण नागरिक तैयार करते हैं। दूसरी ओर कर्तव्य जो है दोस्तों, वो नागरिकों को अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने में राज्य की सहायता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो हैं, देखो,
कर्तव्य जो है, नागरिकों का कर्तव्य जो होता है वही अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। कभी कभी हमारे पास अगर हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के आधार पर हम उस चीज को सही रूप से पालन करते हैं, वही हमारा अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बाई चांस आपको फिर ये समझ नहीं आता कि भाई आगे की लाइन प्रकृति को की परिभाषा दीजिए या प्रकृति को परिभाषित कीजिए, अगर नहीं आता है तो भैया आपके सामने ये सेम पॉइंट क्वेश्चन लिखा है, क्या? मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, चाहे मूल कर्तव्य लिखा जाए मौलिक कर्तव्य आ जाए, दोनों का आंसर सेम है। ये कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता है, चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, कर्तव्यों को हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के, न्यायालय में जाकर के इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अतः इसके पीछे कानूनी अनुशासित नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे इनमें कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, मानवतावाद या अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिक की समझ से परे है। ठीक है, समझ से परे है। आगे चलते हैं। वे इन कर्तव्यों के महत्व को तभी समझ सकते हैं जब इनको स्पष्ट रूप से वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, ये जो है एक देश के लिए, एक मानवतावाद के लिए, एक सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अपना दीर्घ प्रश्न पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो 8-8 नंबर के आएंगे वो आएंगे। मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है एवं आवश्यक है? अगर पेपर में लिख देता है कि भैया ये बताओ कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या मौलिक अधिकार जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका सही आंसर आप जरूर देंगे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार मनुष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, एक बात कहना चाहते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मनुष्य के लिए दोनों ही जरूरी है और दोनों ही आवश्यक है। इसके अभाव का मतलब होता है इसकी कमी, मतलब कि मौलिक अधिकार की कमी या मौलिक अधिकार के न होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। जब हमारे पास मौलिक अधिकार होंगे तभी हमारा विकास संभव है दोस्तों। कैसे भाई? हमारा समाज में हमारी समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, तभी तो मेरा विकास होगा। भाई मैं कहीं आऊँ जाऊँ, मैं कोई भी काम करूँ, तभी तो मेरा कुछ न कुछ विकास होगा। इसलिए अगर कहता है कि अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, यह अधिकार नैतिक बल प्रदान करते हैं, ये अधिकार जो है नैतिक बल जो है प्रदान करते हैं तथा कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं, कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं या विधायिका की जो शक्तियां हैं उन पर हमेशा क्या करती है, रोक लगाती हैं। क्लियर हो गया? ये लोगों के बीच शांति और मेल सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि ये मौलिक अधिकार जो है लोगों के बीच में शांति और मेल जोल सुनिश्चित करते हैं। ये आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ेंगे, जरा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे? हाँ, ये आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों की अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों की अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार के द्वारा हम आसानी से दोस्तों अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये इस देश के अल्पसंख्यकों के बीच में सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करते हैं। ये क्या चाहते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार जो है वो देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं दोस्तों? जिनकी जो संख्या बहुत ही कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।
यह अधिकार लोगों के बीच समानता और स्वतंत्रता स्थापित करने का रास्ता साफ करते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। ऐसे में मौलिक अधिकारों को दोस्तों क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। मतलब इसका मतलब किसी देश के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सरकार, यहाँ चलते हैं, सरकार या कोई भी अगर इन अधिकारों को छीनता है तो इनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सरकार का या कोई भी अगर इन अधिकारों को छीनता है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य अगर इन अधिकारों को छीनता है तो इनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। इसी कारण से इन अधिकारों को न्याय क्षेत्र के अधीन कहा जाता है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार, उन 6 मौलिक अधिकारों में मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है, जैसा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों मैं कहीं पे भी नौकरी करूँ, कुछ भी काम करूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है दोस्तों, अब मैं अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ? न्यायालय में जा सकता हूँ। और इसी कारण से इन अधिकारों को न्यायालय क्षेत्र के अधीन रखा गया है कि अगर कभी भी मेरे साथ कोई भेदभाव होता है तो आराम से मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। मौलिक अधिकारों की कुछ सीमाएं भी हैं। इसके विपरीत जो दोस्तों परिस्थिति में इसे विलंबित या निलंबित अथवा प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यदि प्रतिबंध सही अथवा न्यायोचित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकारों को हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या कहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, क्या कहता है दोस्तों? 5वां प्रश्न हमारा, संविधान में शोषण के विरुद्ध किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगर हमें ये समझ नहीं आता है, शोषण के विरुद्ध तो समझ आ गया, ये मैंने आपको बार बार बताया अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? भाई मजदूरों की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती। 24वें में दोस्तों 24 क्या है? यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है तो 14, लास्ट में 4 तो आपको क्या करना है? 24वें में क्या लिखा है? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे में आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान में, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? संविधान में शोषण के विरुद्ध अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका पूर्ण वितरण मिलता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित किया गया है। पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? बेगार। ठीक है, बेगार का मतलब बेरोजगार। बेगार के विरुद्ध अधिकार। पहले समय में कुछ पिछड़े क्षेत्र के प्रभावशाली और धनी व्यक्ति निर्धन लोगों से बलपूर्वक बेगार लिया करते थे। ठीक है, अर्थात मतलब टैक्स लिया करते थे, मजदूरी लिया करते थे, उनका शोषण करते थे, अर्थात उनसे नरदस्ती काम कराते थे, मतलब, और बदले में कोई वेतन नहीं दिया जाता था, या कह सकते दोस्तों वेतन नहीं देते थे। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में बेगार को गैर कानूनी घोषित किया गया और बेगार दंडनीय अपराध माना जाता है। बेगार में दोस्तों कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती जो बेरोजगार है। ठीक है, कहीं काम कराने चक्कर में उनको खरीदा और बेचा जाए, ये नहीं करा सकते। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों? 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी लेने के विरुद्ध अधिकार। बच्चे समाज की संपत्ति हैं और इनकी रक्षा की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो है वो समाज के लिए संपत्ति है, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए, जिससे लालची स्वामी अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्हें कम वेतन पर अपने कारखाने में खतरनाक काम करने के लिए नौकर न रख सके। इसलिए संविधान ने इस बात पर रोक लगा दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के कारखाने और खानों में काम न कर रखे जाए या ना करें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों? मतलब इसमें क्या आता है? 14 से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी खतरनाक स्थान पर उनको काम नहीं कराया जा सकता।
ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों तीसरा, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अधिकार। भिक्षावृत्ति एक पाप है और किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को भीख मांगने के लिए मजबूर कर सके। जी हाँ दोस्तों, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को मैं दबाव नहीं डाल सकता हूँ कि आप जाकर के भीख मांगिए। ये भी हमारे एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक पॉइंट आता है। क्लियर है दोस्तों। लास्ट पॉइंट चलते हैं, मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय को कानूनन निषिद्ध कर दिया गया है। इस अनैतिक कार्य को दंडनीय अपराध बना दिया गया है ताकि किसी का शोषण न हो, सभी सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मेरे वीडियो के माध्यम से समझा दें। इसको जरूर एक दो बार पढ़ें और याद जरूर करें, क्योंकि परीक्षा के माध्यम में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।